बोलने वाली औरत, विश्लेषण और मूल्यांकन। इसमें पढ़ेंगे साठोत्तरी कहानी आंदोलन और बोलने वाली औरत पाठ और विश्लेषण। तो शुरू करते हैं यहीं से पहले साठोत्तरी कहानी आंदोलन से। कहानी नई कहानी से पृथक एक स्वतंत्र पहचान बनाने के उद्देश्य से कुछ कहानीकारों ने एक नए आंदोलन का सूत्रपात किया जिसे अकहानी आंदोलन कहा गया। वैश्विक पटल पर फ्रांस में जो भूमिका एंटी स्टोरी की थी, लगभग उसी तरह हिंदी कहानी में अकहानी को शुरू करने का प्रयास किया गया। अकहानी शब्द का अर्थ बताते हुए श्याम परमार का कहना है कि उपसर्ग निषेधात्मक होने के साथ साथ पूर्व पीढ़ी से या नई कहानी से साठोत्तर कहानी को अलग करने का काम भी करता है। यही कार्य इस उपसर्ग ने कविता में भी किया है। अकहानी को अपरिभाष्य कहा गया है और इसे परिभाषित या व्याख्यात करने का उत्तरदायित्व स्वयं अकहानीकारों ने ही लिया जिनमें गंगा प्रसाद, विमल, रविंद्र कालिया, विश्वेश्वर आदि का नाम उल्लेखनीय है। अकहानी आंदोलन के पुरोधाओं में से एक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने अपने अनेक लेखों के द्वारा अकहानी के मंतव्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया। वे लिखते हैं, अकहानी कथा के स्वीकृत आधारों का निषेध तथा किसी भी तरह के मूल स्थापना का अस्वीकार्य है। अन्यत्र वे कुछ और स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि लगभग सभी समकालीन रचनाएं पूर्व रचनाओं का विकास या विरोध न होकर एक नए तरह की कथा रचनाएं हैं जिन्हें सामान्य शब्दों में कथा रचना भी नहीं कहा जाना चाहिए, इसलिए उन्हें अकहानी कहा जाता है। अर्थात परंपरागत कथनांक के शिल्प या फ्रेम को नकारते हुए इन कहानियों ने जीवन मूल्यों की शास्त्रीय व्याख्याओं को सिरे से नकार दिया। यही कारण है कि अकहानी में संत्रास, आत्मपीड़न, अकेलापन, अजनबीपन, विसंगति अर्थात व्यर्थता बोध या एब्सर्ड भाव का चित्रण दिखाई देता है। व्यर्थता बोध का दर्शन कामों के जीवन दर्शन से आयातित है जिसका प्रतीक शब्द है अस्वीकृति। यहाँ केवल विशेषण नहीं है बल्कि एक जीवन मूल्य है जो नए कहानी आंदोलन के भोगे हुए यथार्थ अनुभव की प्रामाणिकता है। प्रतिबद्धता जैसे खोखले नारों के विरोध में उठ खड़ा हुआ है। अस्वीकृति के स्वीकार के पक्ष में जहाँ रविंद्र कालिया ने 7वें दशक में ही लिखा था कि मुझे कहानी के उस स्वीकृत रूप से घोर वितृष्णा है जिस अर्थ में वह आज कहानी के नाम से जानी जाती है। वहीं गंगा प्रसाद विमल भी कहते हैं, कहानी की धारणागत प्रतीति से अलग एक अस्थापित कथा धारा है जो कहानी के सभी वर्गीकरण, कहानी के मूल्यांकन आधारों और कहानी की पूर्व समीक्षाओं को अस्वीकार करती है। इसीलिए अनेक समर्थ कथाकार इस सच्चे नवलेखन को मूल्यांकन सापेक्षी और नहीं मानते, बल्कि वे इसके लिए यह जीवन बोध भारतीय परिवेश को अंशतः ही प्रभावित कर पाया, लेकिन इसे अपने कई महत्वपूर्ण कहानियाँ दी। त्रास, अकहानी, 9 साल छोटी पत्नी, रिच, आइसबर्ग, रक्तपात, पिता, संबंध, विध्वंस, प्रश्न चिन्ह, दूसरे दिनों का इंतजार, कुछ महीने, आकाश का दबाव आदि। इस आंदोलन की सीमाएं अधिक हैं, उपलब्धियां कम, अपनी जगह निहायत संकुचित तथा एक लाभ से भरपूर इस आंदोलन में जितनी रचनात्मक प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं उससे ज़्यादा कथाकारों की साहित्यिक गुटबाजी और अधिकार सुख का पर्दाफाश होता है। प्रभुताई के द्वंद्व में वे ही लेखक स्थिर रह पाए जिनकी रचनाओं में युगीन बोध का व्यापक विश्लेषण हुआ है, लेकिन समय की नब्ज को पकड़ने के फेर में इन कहानीकारों ने पुराने संबंधों, उनकी ऊष्मता, उनकी आत्मीयता को ही समाप्त कर दिया। बेहद ठंडे, असंपृक्त और नफरत भरे भावों के साथ इन्होंने रिश्तों को जिया,
चाहे वह माता पिता के साथ हो या दाम्पत्य का। कहानी में माता पिता मात्र परंपरा का प्रतीक नहीं है, वह व्यवस्था के प्रतीक है। व्यवस्था के नकार के दृष्टिकोण के कारण माता पिता के साथ की जगह ऊब, घुटन, तनाव या नफरत जैसे भाव हावी हो गए। वस्तुतः कहानी संबंधहीनता और संबंध भाव की स्थितियों को उभारती है। इसमें संबंधों के जिस संसार का चित्रण है वो बहुत भयावह, तकलीफदेह और निर्मम है। काशीनाथ सिंह की सुख, रविंद्र की कालिया की 9 साल छोटी पत्नी, ज्ञान रंजन की पिता दूधनाथ सिंह की रक्तचाप आदि कहानियों में पुरानी पीढ़ी के माध्यम से नई पीढ़ी ने आत्मान्वेषण किया और पाया कि नज़दीकी रिश्ते इस कदर बेमान हो गए हैं कि उनसे कुछ अर्जित होने की संभावनाएं शून्य है। वेद प्रकाश अमिताभ इस प्रकार के रचनात्मक संकेत को कहानी का प्लस पॉइंट मानते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों को उभारने के लिए कहानीकार जब सेक्स का सहारा लेते हैं तो समस्त संभावनाएं विलुप्त होती दिखती हैं। सेक्स प्रधान कहानियों में कृष्ण बलदेव वैद की त्रिकोण, दूधनाथ सिंह की रिक्ष, श्रीकांत वर्मा की 7 घर, ट्यूटर, मनिका मोहिनी की एक ही बिस्तर पर, गंगा प्रसाद विमल की अपना मरना, मणि मधुकर की कटघरे मिस्सास जैसी कहानियाँ उल्लेखनीय हैं। यद्यपि कालांतर में अनेक कथाकार यौन संबंधों का रस लेने की होड़ में ही दिखते हैं, पर यह सत्य है कि इस आंदोलन ने चाहे नकारात्मक ढंग से ही सही नई कहानी के स्थापित अभिजात्य और ठहराव को तोड़ा और इसके लिए उन्होंने पुराने शिल्प को ध्वस्त कर अपनी एक खिलंदड़ी शैली भी विकसित की। इसी को कहानी की विशेषता कहा जाता है। पढ़ते हैं सचेतन कहानी। नवंबर 1964 में नई कहानी आंदोलन के गत्यावरोध की प्रतिक्रिया में एक और आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे सचेतन कहानी के नाम से जाना गया। इस कहानी आंदोलन के प्रवक्ता डॉक्टर महीप सिंह ने आंदोलन के पक्ष में तर्क देते हुए आधार नामक पत्रिका के संचालन कहानी विशेषणांक में लिखा, यद्यपि सचेतन कहानी का मुख्य उद्देश्य अस्तित्ववादी दर्शन का विरोध और मनुष्य की सार्थकता की खोज है, लेकिन नई कहानी आंदोलन के कुछ कहानीकार अपने अपने मित्रों को स्थापित करने की मुहिम चला रहे हैं जिसे उनके बाहर कहानी या हिंदी कहानी को देख पाना संभव नहीं है। इससे कहानीकारों की प्रतिबद्धता और नए भाव बोध तलाशने की प्रवृत्ति में भी कमी दिखने लगी। अतः कहानी को व्यक्तिगतता से मुक्त करके वैचारिक धरातल पर प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। सचेतन कहानी की इस वैचारिकता को स्पष्ट करते हुए वह पुनः लिखते हैं कि सचेतना एक दृष्टि है, वह दृष्टि जिसमें मानव जीवन जिया जाता है और जाना भी जाता है, और यह सचेतना दृष्टि आधुनिकता की दृष्टि है जो हमारे सक्रिय भाव बोध पर केंद्रित है। सक्रियता ही भविष्य की और उन्मुख करती है। निष्पादन या जड़ जीवन तो समाज को दिशा नहीं दे सकता। अतः यह कहानी आंदोलन टूटते मानव मूल्यों, विघटित होते संबंधों और बढ़ती आस्थाओं को नया रूप और नई आस्था प्रदान करने वाला है। इस दृष्टि से यह आंदोलन कहानी आंदोलन के अब्सर्ड दर्शन का विरोध करता है, वह व्यक्तिवादिता का भी विरोध करता है और मनुष्य को उसकी समग्रता में स्वीकार करता है। यह आंदोलन समाज और व्यक्ति के परस्पर अंतःबाह्य संबंधों की पड़ताल संवेदना की बड़ी पैनी दृष्टि से करता है। सचेतन कहानीकार न तो समाज और व्यवस्था में एक रस होकर जीता है और न चारों ओर व्याप्त मूल्यहीनता और विघटन की स्थितियों से अचंभित होता है, न ही परिवेश की भयावहता से आक्रांत ही होता है। वह विघटन में पुनर्निर्माण के बीज ढूंढता है और इस दृष्टि से वह समाज उन्मुख है। महीप सिंह ने कहा भी है, सचेतन कहानी सक्रिय भावबोध की कहानी है। यह जिंदगी की स्वीकृति की कहानी है, पश्चिम की भौंडी नकल और ओढ़ी
हुई मानसिकता से प्रेरित होकर जिंदगी की व्यर्थता, नितांत अकेलेपन और बनावटी घुटन का प्रदर्शन नहीं करती। इन कहानीकारों में महीप सिंह के अतिरिक्त आनंद प्रकाश, जैन, कमल जोशी, कुलभूषण, जगदीश चतुर्वेदी, धर्मेंद्र गुप्त, प्रियदर्शी प्रकाश, बलराज पंडित, मधुकर सिंह, मनहर चौहान, ममता अग्रवाल, योगेश गुप्त, राजकुमार भ्रमर, वेदराही, शकुंतला है और इनकी कहानियां सचेतन विशेषांक में छपी है। यद्यपि कमलेश्वर मानते हैं कि सचेतन कहानी आंदोलन कुछ कुछ वैचारिकता और बहुत कुछ महत्वाकांक्षाओं, अभिप्साओं से भरा था और इसी प्रकार मधुरेश की भी धारणा है कि सृजनात्मकता धरातल पर यह आंदोलन निहायती दिवालिया साबित हुआ है और बहुत से नाम इधर से उधर बटोरने के बावजूद कुछ कदम चलकर वह मुंह के बल गिर पड़ा। लेकिन फिर भी इस कथा आंदोलन ने कहानी को एक बौद्धिक दृष्टिकोण प्रदान कर यथार्थ की प्रस्तुति में प्रवृत्त किया। नई कहानी के प्रामाणिक यथार्थ, भोगे हुए यथार्थ के नारे जो महज नारे बनकर ही रह गए थे और कहानी यथार्थ चित्रण की जिन रूढ़ियों में उलझ कर रह गई थी, सचेतन कहानीकारों की अभिरुचि से फिर जीवन की ओर मुड़ गई। एक विशेष बौद्धिक दृष्टिकोण होने के कारण यहाँ कहानीकार में जीवन की समस्याओं से निपटने की एक तत्परता दिखाई देती है। दृष्टि की सचेतनता की प्रतिबद्धता ने कहानी को एक चिंतापरक मुद्रा प्रदान की। वस्तुतः इस कथा आंदोलन में लेखक दो तरह से जुड़े थे। एक तो वह अवसरवादी लेखक जिन्हें आरंभ में किसी खेमे में स्थान नहीं मिला था तथा जुलूस की तरह इसमें शामिल हो गए, और दूसरे वे जो युगीन चेतना या दृष्टि संपन्न प्रतिबद्धता रचनाकार थे। यही कारण है आरंभ में सचेतन आंदोलन का कोई रूप उभरता नहीं दिखता। सचेतन विशेषांकों में सभी तरह की कहानियां छपने लगी हैं। सारगही लहे जैसे सिद्धांतों का परिपालन होना चाहिए था, नहीं हो रहा था। उस समय की गति के साथ सब प्रथम कोटि के लेखक धीमे धीमे इस आंदोलन से छिटकते गए और कुछ ही कथाकार इसमें अटूट आस्था बनाए हुए उसके रूप को रचनात्मक और वैचारिक स्तर पर सशक्त बनाते गए। उनके लिए समानांतर कहानी। 7वें दशक के अंत में यह महसूस किया जाने लगा कि समाज का एक बड़ा वर्ग कहानियों में उपेक्षित हो रहा है, जिसे आम आदमी कहा गया। फलस्वरूप इसी आम आदमी को केंद्र में रखकर कहानियां लिखी जाने लगी और यह आंदोलन को एक आम आदमी कहानी आंदोलन या समानांतर कहानी आंदोलन की संज्ञा दी गई। समानांतर कहानी में आम आदमी शब्द का प्रयोग संभवतः सर्वहारा शब्द के विरोध में हुआ है, क्योंकि आम आदमी सर्वहारा की धारणा का विस्तार करता है। आम आदमी में इस संसार में निम्न मध्यम वर्गीय किसान, मजदूर, शिक्षक, चपरासी, किरानी व अन्य पीड़ित लोग सम्मिलित हैं। आज़ाद भारत में पूंजी के ध्रुवीकरण हो जाने के कारण गरीब तथा अमीर और अमीर होते गए। व्यवस्था और व्यवस्थापकों, पूंजीवादियों, सत्ताधारियों द्वारा उपेक्षित या आम जन समानांतर कहानी के केंद्र में रहा। 1972 में समानांतर के प्रकाशन के से समानांतर कहानी का आरंभ माना जाता है, जिसमें कमलेश्वर के साथ कामता नाथ, रमेश उपाध्याय और इब्राहिम शरीफ भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अक्टूबर 1974 में सारिका से कमलेश्वर ने समानांतर कहानी विशेषांक का नियमित सिलसिला शुरू किया। उन्होंने समानांतर कहानी की विचारधाराओं को मेरा पन्ना स्तंभ में सांकेतिक किया। युवा कहानीकारों का एक बड़ा वर्ग भी कमलेश्वर के साथ था। इनमें यात्री राम अरोरा, सुधा अरोरा, रूपमा सेवती, मिथिलेश्वर, आशीष सिन्हा, प्रकाश बाथम आदि के साथ प्रौढ़ रचनाकार भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश का समर्थन इन्हें प्राप्त था। यद्यपि अधिकांश पाठक समानांतर कहानी को एक ऐसे आंदोलन के रूप में लेते हैं जो कमलेश्वर द्वारा पुनः सुर्खियों में आने, हिंदी कहानी के केंद्र में खुद स्थापित होने, कुछ मित्रों परिचितों को जेन्युइन
कहानीकार के रूप में स्थापित करने की नियति से योजनाबद्ध तरीके से शुरू किया गया था। कई आलोचकों ने इसकी तीखी भर्त्सना की, जैसे शैलेश मिटियानी ने तो यहाँ तक कहा कि समानांतर आंदोलन हिंदी कहानी के समकालीन दौर का सर्वाधिक हास्यास्पद ही नहीं बल्कि हानिकारक आंदोलन भी हुआ। समानांतर कहानी आंदोलन के समर्थक ने कुछ निश्चित स्थापनाएं दी। समयगत सत्यों और रचना के बीच सामंजस्य ही समानांतर कहानी है। इसके बाद अलग अलग मत हैं कि यह आम आदमी के हक में सबकी पक्षधरता, प्रतिबद्धता और संबद्धता को शक तथा संशय रहित के रूप में स्थापित करने के पक्ष में है। यह उस कथाकार को अस्वीकृत करता है जो संयमता समयगत सत्यों से कटा हुआ है। वाम निरंतर जीवित रहने वाली एक सत्य और अनिवार्य सच्चाई है और उसी से जनसामान्य की विजय संभव है। समानांतर लेखक की राजनीति की निकटता का संबंध है। वह राजनीतिक गतिविधियों को सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य देता है और सांस्कृतिक संघर्ष को राजनीति दृष्टि। हर व्यवस्था में शोषण के संदर्भ में लेखक की भूमिका प्रतिपक्ष की रहेगी। यह आंदोलन पीढ़ियों के विभाजन को अस्वीकृत करता है। यह भाषा का छद्म नहीं, फॉर्म का भी कोई आग्रह नहीं है। इस आंदोलन ने भाषा के स्तर पर भावुकता को त्याग कर उसे स्पष्ट, डायरेक्ट और प्रभावपूर्ण बनाया है। इसके बाद नई कहानी आंदोलन के पश्चात साठोत्तरी कहानी आंदोलन की स्वीकृति के बावजूद अनेक कथा आंदोलनों का अस्तित्व बहुत सराहनीय नहीं कहा जा सकता। कहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी के साथ ही समकालीन कहानी, अजनवादी कहानी, सक्रिय कहानी एवं सहज कहानी आंदोलन जैसे आंदोलन कहानी जगत में कुकुरमुत्ते की तरह उगे और कई तो क्षणजीवी होकर काल कवलित भी हो गए। लगभग एक ही समय में इतने कथा आंदोलनों के शुरू होने के क्या कारण था? क्या कथा जगत में बदलाव की जो स्थितियां थी वे एक परिभाषा में नहीं अट पा रही थी, अथवा एक ही समय में जुड़े और समान बोध वाले दो कहानीकार के एक धरातल पर स्थिर नहीं हो पा रहे थे? कारण चाहे जो भी हो, वस्तु स्थिति यही है कि साठोत्तरी कहानी कुछ छोटे पांडवों और मोड़ों से गुजरती हुई आगे बढ़ी और हर मोड़ का एक नए आंदोलन के रूप में नामकरण हुआ। यह भी सही है कि इन नामकरणों के पीछे परिवर्तन की प्रवृत्ति कम और खेमेबाजी की प्रवृत्ति अधिक परिलक्षित होती रही। यद्यपि स्वप्रतिष्ठित आत्ममुग्धता और नेता बनने की कहानीकारों की प्रवृत्ति के बाद भी अनुभव के स्तर पर कथा, शिल्प, संवेदना और भाषा के स्तर पर नई कविता से पृथक अपनी पहचान बनाने वाली कई महत्वपूर्ण कहानियों के कारण कहानी जगत में इस युग की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक आंदोलन ने कुछ अच्छे हस्ताक्षर दिए। इसीलिए प्रभाकर मचवे ने कहीं लिखा है, आंदोलन जीवंतता के लक्षण है, मूर्धनी खामोशी से तो कुछ शोर शराबा ही अच्छा। ये पढ़ने के बाद हम पढ़ सकते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बोलने वाली औरत का पाठबोध और प्रक्रिया। ममता कालिया की कहानी बोलने वाली औरत मध्यम वर्गीय परिवार की एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो परिवार के अन्य सदस्यों, जिसमें उसकी सास, बीजी, पति की कपिल एवं बच्चे और ससुर, इन सभी के साथ बोलती रहती है। यह बहस करती रहती है या कि कहानी से ही शब्द उधार ले तो खड़ी खड़ी जवाब टिकाती रहती है। उसका यह बोलना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उस पर हमेशा बदतमीजी और बदजुबान होने की तोहमत लगी रहती है। वह कई
बाद यह निश्चय करती है कि अब किसी की परिस्थिति में वह कुछ भी नहीं बोलेगी, लेकिन हर बार कोई न कोई घटना या प्रसंग ऐसा हो जाता है कि वह बोल पड़ती है। कहानी में ऐसी कई घटनाएं हैं, चाहे वह झाड़ू सीधी रखने की घटना हो, चाहे पीने की या कहीं घूम आने की। यह घटनाएं गौण हैं, इनका महत्व इतना है ही कि हर दिन घटना की प्रतिक्रिया में वह बोल उठती है और जिसका अंत उसे चुप रहने की हिदायत के साथ होता है। लेकिन वह महज बोलने के लिए नहीं बोलती, वह मात्र बोल नहीं रही है, वह प्रतिवाद कर रही है अंधविश्वासों और रूढ़ियों से जकड़ी उस मर्दवादी सामाजिक संरचना का, जिसमें पुरुष के साथ स्त्रियां भी स्त्रियों की शोषा केवल लड़ रही है अपने आत्म गौरव, अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए। और इस लड़ाई में उसका हथियार है शब्द। वह स्त्री है शिखा, पूरा नाम दीपशिखा, लेकिन वह खुद को अग्निशिखा कहे जाने ज़्यादा पसंद करती है। कहती है, माता पिता ने मेरा नाम गलत रखा है, मैं दीपशिखा नहीं अग्निशिखा हूँ। उसके व्यक्तित्व की यह छोटी सी झलक ममता कालिया ने दी है। उसके भीतर उबल रहे लावे और पनप रहे आक्रोश की ओर हमारा ध्यान खींचती है, और यह आक्रोश है समाज के दोगलेपन के कारण उसके विरोध में। यह विडंबना ही तो है कि अपने जिन कहानी में है गुणों के कारण शिखा का विवाह के लिए चयन हुआ, इस परिवार का हिस्सा भी बनी। कहानी में है कि जब शादी के विचार से कपिल ने अपने आसपास देखा तो उसे कॉलेज में अपने से 2 साल छोटी BSc में पढ़ने वाली शिखा पसंद आई, क्योंकि वह उन स्त्रियों जैसी नहीं थी जिन्हें कपिल अपने परिवार में या तो अपने आसपास देखता था। शिखा की वक्रता से प्रभावित होकर वह सोचता है वह शिखा को पाकर रहेगा, और पा भी लेता है। शिखा भी कपिल की मौलिक सोच और आत्मनिर्भरता से प्रभावित होती है, लेकिन यह आदर्श स्थितियां शादी के बाद भी इतनी ही आदर्श नहीं रह जाती। शिखा के उन्हीं गुणों के कारण उसे बार बार अपमानित होना पड़ता है। कहानी के क्लाइमेक्स में उसका अपना ही बेटा उसके मुंह पर एक घूंसा मारता है। शिखा के होठ सूज जाते हैं, जबड़ा जाम हो जाता है और वह कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाती है। यह त्रासद है कि घूंसा उसकी सास नहीं मारती, पति नहीं मारता, बेटा मारता है, जो अब उस परिवार में शक्ति का केंद्र बनने जा रहा है। और कैसे ममता कालिया ने इस घूंसे के जरिए सत्ता का हस्तांतरण दिखाया है। यहाँ हम देखते हैं कि परिवार में शक्ति का एक नया ध्रुवीकरण हो रहा है। अब शक्ति का जो केंद्र है वह उसका बेटा है, और वर्तमान पीढ़ी अपनी भावी पीढ़ी को सत्ता का हस्तांतरण कर रही है। वस्तुतः तीनों ही पीढ़ी पति और बेटा यह कि स्त्री की सोच, उसकी चेतना और अभिव्यक्ति को रोकने के लिए कृत संकल्प है। लेकिन यहीं पर कहानी स्त्री विमर्श के नाम पर अन्य कहानियों से भिन्न दिखाई देती है। जहाँ स्त्री विमर्श की कई अन्य कहानियों में स्त्रियां अपने अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद करती है, व्यवस्था से संघर्ष करती है, पर धीरे धीरे इस व्यवस्था का अंग बन जाती है, अपनी स्थितियों से समझौता कर लेती है और नियति को स्वीकार कर लेती है। कहानी के अंत में होठ सूज जाने के कारण शिखा बोल नहीं पाती, पर भाव उसके भीतर कसमसाते रहते, शब्द बाहर निकलने के लिए छटपटाते रहते। शिखा को लगता है कि उसकी मृत्यु के बाद ये शब्द उसके शरीर के हर रंध्र से बाहर निकल भागेंगे और हस्तक्षेप की जीती जागती इमारत बन जाएंगे। वस्तुतः शिखा व्यवस्था का अंग बनकर तथाकथित सुखी जीवन जीने की सुविधा नकार देती है। वह अचंभित है कि अधिकांश विवाहित स्त्रियों को इस बात का इल्म ही नहीं है कि कब और कैसे वह इंसान से मशीन में कायांतरित हो गई। जहाँ उनके श्रम की तो अहमियत है, लेकिन सोचने, विचारने या व्यक्त करने की आज़ादी नहीं। इसी बिंदु पर हॉलीवुड की फिल्म मैट्रिक्स को भी संस्मरण कर लेना
तर्क संगत होगा, जिसमें सभी इंसानों को रोबोट या मशीनों में बदल दिया जाता है और जिनकी सोचने समझने की शक्ति पर किसी और का नियंत्रण होता है। शिखा के लिए बीजी कपिल से कहती है कि तू फिक्र मत कर, थोड़े दिनों में मैं तो इसे एन पटरी पर ले आऊंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उसकी चेतना जीवित है। वह दरखत नहीं बनना चाहती और शायद स्त्री विमर्श का केंद्रीय तत्व भी यही है। स्त्री विमर्श का केंद्रीय तत्व भी यही है, चेतना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वह चाहती कि जिस मौलिक सोच विचार के कारण कपिल और शिखा ने एक दूसरे को पसंद किया था, विवाह के पश्चात अब उस मौलिक सोच के लिए केवल कपिल ही स्वतंत्र न रहे। एक दूसरे की निजता को पर्याप्त स्पेस देते हुए एक संयुक्त प्रयास से गृहस्थी की गाड़ी खींचने का जो फलसफा ममता कालिया का है, शिखा उसी की मांग करती है। इसलिए स्त्री विमर्श के दायरे में रखे जाने पर भी यह कहानी आजकल के फैशननुमा और फॉर्मूलेनुमा कहानियों से, जिनमें देह की आज़ादी ही सब कुछ है, एकदम अलग है। यह एक स्त्री के मन को खींचते जा रहे आवेग, उसकी अभिव्यक्ति और सृजन की व्याकुलता का बयान है। इस कहानी में एक और पक्ष की और बड़ी बारीक से ममता कालिया संकेत करती है, वह है रूटीन। आज की इस आपाधापी भरे व्यस्त जीवन के कारण कैसे रिश्तों में खटास आ रही है, कैसे रिश्तों की ऊष्मता, सहजता, आत्मीयता इस मशीनी जीवन शैली की भेंट चढ़ते जा रहे। कहानी इस ओर संकेत करती है। कपिल चाहता है कि शिखा एक सुघड़ पत्नी की तरह घर की समस्त जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ओढ़ ले और उसे स्वतंत्र छोड़ दे, पर शिखा भी अपने लिए थोड़े से समय की मांग करती है, जिस समय में वह स्वयं हो, उसके सपने हों और उसकी अभिव्यक्ति। जब परिवार के सब लोग सो जाते हैं तो शिखा हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर एक बार फिर अपना दिन शुरू करने की कोशिश करती है। उसके इस अपने दिन में किताब है, कागज है, कलम है। वो थोड़ा सा समय चुराती है, लेकिन अपने लिए अपने ढंग से जिए हुए इन पलों के कारण वह अगले दिन दिनचर्या के लिए पिछड़ जाती और लांछनों और तहमतों का दौर शुरू हो जाता है। शिखा को लगता है कि ठोक पीट कर मशीन बनाया जा रहा है और एक बार फिर वह मशीन बनने से इनकार कर देती है। कहानी इस दृष्टि से विशिष्ट है। परिवार में खपने और खर्च हो जाने की स्थिति में भी शिखा में अंतर विरोधों और असहज स्थितियों से जूझने की दृढ़ता है। उसके लिए जीवन का अर्थ है जीवंतता और जीवंतता का अर्थ है विरोध, सतत विरोध। इसलिए न बोल सकने की स्थिति में भी वह सोचती है कि मुंह बंद रखना चुप रहने की शर्त नहीं है। यह कहानी स्त्री विमर्श के इकहरेपन को भी तोड़ती है और सीमित पात्रों के और परिमाण में अत्यंत लघु होने के बाद भी इसका अनुगुंज बहुत गहरी और टीसने वाली है। स्त्रियों के संदर्भ में समाज दोहरी भूमिका सामने आता है। स्त्रियों के कर्तव्य बताते और उनसे अपेक्षाओं की चर्चा करते हुए वह एक कठोर अनुशासन प्रिय न्यायी की भूमिका में रहता है। लेकिन जब स्त्रियों की निजता, उनकी अस्मिता, अधिकार के प्रश्न सर उठते हैं तो समाज न सिर्फ अंधा बल्कि गूंगा और बहरा भी हो जाता है। ऐसे समाज में बोलना एक अनिवार्य आवश्यकता है। वह स्त्री जिसकी आवाज़ को दबा देने के लिए परिवार और समाज सभी कृत संकल्प है, पर वह बोलती है कि महज बोलने के लिए नहीं, वह बोल रही है अपने स्वतंत्र की पहचान के लिए। वह बोल रही है पुरुषवादी समाज की व्यवस्था में स्त्री सपनों, आकांक्षाओं और अधिकार की मांग के लिए। वह बोल रही है परंपरा से चली आ रही धैर्य, सहनशील, शांत और चुप स्त्री को आदर्श छवि खंडित करने के लिए, जिससे व्यवस्था के प्रति उसके
प्रति उसके आक्रोश को सब जाने। फिर शायद कोई एक दिन ऐसा आए जब स्त्रियों को बिना बोले एक संपूर्ण व्यक्तित्व की पहचान प्राप्त हो सके। इस दृष्टि से शीर्षक सार्थक। अब ये कहानी ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद दूसरा सेक्शन शुरू होगा और हम इसमें पढ़ेंगे पार्टीशन, विश्लेषण और मूल्यांकन।